नमस्कार, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की हम परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जो भाषा है, इसकी सबसे छोटी जो इकाई है वह है वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई जो है वो वाक्य है। तो इन्हीं वर्णों के माध्यम से ही, इस क्रम के माध्यम से ही एक वाक्य का निर्माण होता है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब इसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन दोनों वर्णों को क्रम से लिखना ही वर्णमाला कहलाएगा। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 मानी गई है। कुल जो वर्ण हैं, जो वर्ण है उन्हें 52 माना गया है, जिसमें कि 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इस प्रकार से 52 वर्ण हैं। अब देखते हैं स्वर। कुल स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। कुल स्वर की संख्या 11 है। और उच्चारण की दृष्टि से अगर स्वरों की संख्या देखें तो वो है 10। और परंपरागत रूप से अगर हम स्वर देखें तो कितने हैं? 13। जैसे ऊपर भी बताया गया था कि लेखन के आधार पर 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन है। तो परंपरागत रूप से इन 13 स्वरों के बारे में वर्णन किया जाएगा। तो कुल स्वर अगर पूछा जाए तो 11, और उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 10, और परंपरागत रूप से पूछा जाए तो 13 स्वर माने गए हैं। तो इन 13 स्वरों को यहाँ पे वर्णन किया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, आहा। ये पूरे 13 स्वर लिखे हुए हैं। अब इन 13 स्वरों की मात्राएं भी होती है। इन 13 स्वरों की जो मात्राएं होती है वह मात्रा हमारी 12 खड़ी लिखने में भी बहुत सहायता करती है। जो 12 खड़ी होती है वह व्यंजनों के साथ में लिखी जाती है। तो व्यंजनों के साथ में जब 12 खड़ी लिखते हैं तो स्वर के माध्यम से ही उन 12 खड़ी को लिखा जाता है। जैसे इस अ की मात्रा नहीं है, क्योंकि यह स्वयं ही स्वतंत्र है। जैसे यहाँ मैंने क लिखा है, क को अगर मैं अलग कर दूंगा तो क को हम आधा पढ़ेंगे, इसके साथ में अ लगा देंगे। ये क क्या है? आधा हो गया है, और ये अ अलग है। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये क बन जाएगा। तो इस क की मात्रा नहीं है, अ की मात्रा नहीं है। यहाँ पे जो आ है इसमें एक मात्रा है। ई, उ, री, ए, ओ, औ, और आहा। इस प्रकार से ये मात्राएं निकाली गई हैं, जो कि 12 खड़ी लिखने में हमें मदद करती है। अब इसी स्वर को देखें। जो हमारे स्वर होते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं, इन स्वर वर्णों को उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को ही स्वर वर्ण कहा जाता है। जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कोई और भी स्वरों या व्यंजनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। केवल स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो अब इसमें 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है कि ह्रस्व स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, जो है अ, ई, उ। और इसमें
री भी आते हैं। ये जो कुल हैं ये 4 माने गए हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर माने गए हैं। ये मूल रूप से इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दीर्घ जो स्वर है, दीर्घ स्वर है जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से भी इसमें अधिक समय लगता है उच्चारण करते समय। इसमें है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो कुल संख्या इनकी है 7। कुल संख्या कितनी है? 7। ये दीर्घ स्वर की है और ह्रस्व स्वर की कुल संख्या है 4। अब बोला जाएगी दीर्घ स्वर री जो है वो दीर्घ स्वर है कि नहीं है? दीर्घ स्वर है, लेकिन उसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दीर्घ स्वर में भी 3 दीर्घ स्वरों को माना गया है। आ, ई, उ, इन्हें दीर्घ स्वर माना गया है, लेकिन ये जो 4 हैं ये भी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इन दीर्घ स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये और भी स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि अ प्लस ई बराबर आपका बन जाएगा ए, फिर हो जाएगा अ प्लस ए बराबर बन जाएगा ए, और अ प्लस उ बराबर बन जाएगा ओ, और अ प्लस ओ बराबर बन जाएगा औ। तो इस प्रकार से ये और भी स्वरों की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं तो आपको पूरे 7 ही बताना है, लेकिन ये 4 जो हैं ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें और भी स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। ये अक्सर आपको संधि में भी दिखाई पड़ेंगे। अब है प्लुट स्वर। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद का प्रयोग किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है कि किसी नाटक में किसी को पुकारने या संवादों को बोलने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये इसे प्लुट स्वर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक राम लिखा है, इसको हम राम बोल दिए, लेकिन अगर इसको हम नाटक में आपने सुना होगा कि जैसे कभी राम मतलब बीच में जो रुक जाते हैं, प्लुट जो हो जाता है, रुक ठहर जाते हैं, वही क्या कहलाता है? प्लुट स्वर कहलाता है। इसके आगे है आयोग, आयोगवाह। आयोगवाह क्या होता है कि इसमें 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो हमारे स्वरों में आपने देखा था, जो अम और आह की मात्रा लगी है, ये अनुस्वार है, और ये आपका विसर्ग है। इनका प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने वर्णों के बारे में देखा, जो स्वर वर्णों के बारे में वर्णन किया कि कुल अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 है, और उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो 10 मानी गई है, और परंपरागत रूप से 13 मानी गई हैं। और इन्हीं स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। ये मात्रा हमारे व्यंजन वर्णों के साथ में 12 खड़ी लिखने में मदद करती हैं, और स्वतंत्र रूप से जो स्वर बोले जाते हैं उसे ही हम स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी अन्य वर्णों की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जाता है। इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुट स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर हैं वह इनमें उच्चारण करते समय कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री, ये 4 हैं। दीर्घ स्वर जो हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये कुल हैं 7, लेकिन इनमें जो 4 हैं इन्हें हमने संयुक्त स्वर के माध्यम से देखा, क्योंकि इनमें और भी स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है।
ये प्लुट जो स्वर है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब जब हम उच्चारण करेंगे रा फिर आता है लास्ट में म, तो अधिक समय लगने की वजह से इसे प्लुट स्वर कहा गया है। अब आगे है आयोगवाह। इसमें आयोगवाह में जो है अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने स्वर जो 13 स्वरों को देखा था उन 13 स्वरों में इनको भी लिखा गया है, जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।